राष्ट्रीय जागरण अभियान एवं नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रेरित आपकी अपनी राष्ट्रीय विचारों आदर्शों का प्रचंड उद्घोष करती साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपसे बात करते रहते हैं, हमारे देश के अंदर और बाहर सप्ताह के दरमियान जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई उसके भीतर में देखने का हमारा प्रयत्न रहता है। दोस्तों, हम घटना के भीतर में इसलिए जाते हैं और भारत को जगाते हैं ताकि वो समाचार सिर्फ समाचार न रहे बल्कि हमारे विचारों को भी आंदोलित करे और हम समझें कि जो घटनाएं या समाचार हमें दिए जा रहे हैं उसके भीतर में भारत का हित छुपा है या भारत विरोधी कोई बात है। तो दोस्तों, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रीय जागरण अभियान से जुड़िए और नरेंद्र मोदी विचार मंच के साथ भी जुड़िए, इसकी आवाज़ बनिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और अपने परिजनों के साथ मिलकर ब्रह्मनाथ को हम आगे बढ़ाएं और राष्ट्र की आवाज़ बनाएं। बस यही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, पिछले सप्ताह की घटनाओं के भीतर में अगर हम जाएं तो सबसे पहले उस दुखद घटना की हमें याद आ जाती है जहां पूर्ण कृष्ण भट्ट जी को कश्मीर में टारगेट किलिंग से हत्या कर दी गई। दोस्तों, ब्रह्मनाथ चैनल को बहुत दुख है और वो हर राष्ट्र प्रेमी को दुख है कि कश्मीर फाइल्स में जो पंडितों का जिनोसाइड बताया गया था वो आतंकवादियों ने आज भी अपना एजेंडा बना रखा है। हालांकि उसके पीछे उसकी हताशा है। जिस तरह से कश्मीर में एक नई सुबह लाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है और विकास के काम खुल रहे हैं, कश्मीर को भारत के और राज्यों की समकक्ष खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो ये अलगाववादी लोगों को और सांप्रदायिक तत्वों को और कट्टर धार्मिकता धारण करे हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको वो पसंद नहीं आ रही है। ये हम जानते हैं कि उनके पीछे उनका एक ही मकसद है कि कश्मीर में किसी भी तरह अशांति फैलती रहे, कश्मीर अशांत है ऐसा दिखता रहे और उसका अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी वो लेते रहें और देश के अंदर भी मोदी सरकार को जितना कमज़ोर किया जाए उतनी उसकी कोशिश है। तो दोस्तों, ये दुखद घटना ज़रूर है, लेकिन हमें भी पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ और उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए जो लोग भारत के हित में काम कर रहे हैं या भारत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। जनता का आवाज़ विघटित नहीं होना चाहिए। एक साथ मिलकर सबको सरकार के साथ अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। दोस्तों, हमें आश्चर्य नहीं लग रहा है कि पंडित जी की इस टारगेट किलिंग के बाद भी बुद्धिजीवियों, अल्पसंख्यकों के संगठनों, उसके जो मसीहा बन रहे वो लोग, वक्फ बोर्ड, मदरसाओं, पर्सनल बोर्ड वाले और तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के भारत प्रेमी वफादार, सब लोगों में से कोई आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठी है और पंडितों के समर्थन में भी आवाज़ नहीं उठी है।
ये बहुत ओछी राजनीति का एक नमूना है। दोस्तों, हमें उन लोगों को परख लेना चाहिए और जितनी कोशिश हो, हम जहाँ भी हो उसको परास्त करने की हम कोशिश करते रहें। यही हमें सोच के रखना है। दोस्तों, इसी बीच एक और भी समाचार आए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक तरफ तो पाकिस्तान को F-16 आधुनिक विमानों की भेंट देते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक भयानक खतरनाक देश दुनिया के लिए बता रहे हैं। दोस्तों, पाक की अणु सुरक्षा के प्रति भी अमेरिका ने कई प्रश्न उठाए हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान की अणु ताकत जो है वो कभी भी पाकिस्तान में बढ़ते हुए आतंकवादियों के हाथ में जा सकती है। और अगर एक बार भी जो वो आतंकवादियों के पास चली गई तो उसका परिणाम हमारे खित्ते के लिए, हमारे रीजन के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम लाएंगे। उसी समय पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अमेरिका में अमेरिका बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन में भी वॉर और तेज हो रही है, युद्ध उन्माद और भी बढ़ रहा है और सामने खतरनाक समय आ रहा है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, ऐसे जो विश्व के हालत है उसके बीच में भारत की जयशंकर विदेश नीति बहुत सफलता से अपने आयाम सिद्ध कर रही है। मजबूती से हम दुनिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं और वही मजबूती सबके लिए एक गुनाह बन गई है। दुनिया के सारे लोग भारत को स्वावलंबी नहीं देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते हैं। भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए हर तरफ से जहाँ तक हो सके हमारा विरोध इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में और सरकारों के द्वारा भी छुप कर या जाहिर में हो रहा है। हमें ये बहुत समझ लेना चाहिए कि हम दुनिया में जितने आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया में तथाकथित लोग हमारा विरोध और ज़ोर शोर से करते जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके बाद अब वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आने लगी और बड़े पैमाने पर आने लगी जिसमें भारत का विरोध किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो एक एडवर्टाइजमेंट आई उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उस एडवर्टाइजमेंट में भारत के फिनेंस मिनिस्टर का जिक्र किया गया था और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के खिलाफ जिस जज साहब ने अपना निर्णय दिया उसका हिमांशु गुप्ता जी का नाम भी दिया गया था और दूसरे अफसरों के नाम भी दिए गए थे। उनको परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी और भारत में कोई देश या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट न करे ऐसी अपील की गई थी। इतना ही नहीं, उस एडवर्टाइजमेंट में अमेरिकी सरकार को भी ये प्रार्थना की गई थी कि इन लोगों का, जिन लोगों का हमने जिक्र किया, उनको अमेरिका में वीज़ा न दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो तथाकथित लेफ्टिस्ट या पाकिस्तानी लॉबी के दोस्त हमेशा ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि भारत के विकास में वो कुछ न कुछ बाधाएं ज़रूर खड़ी करे जिनसे भारत का विकास मंद हो जाए और भारत की जनता के बीच तंगदिली फैल जाए। हमें उनसे बहुत ही जागरूक रहना है। आपको याद है ना, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बोलते हुए कहा
कि मोदी को हराने के लिए हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब देखिए किस हद तक वो लोग जा सकते हैं। तो भारत के स्वाभिमान के लिए और स्वतंत्रता के लिए हमें हरदम जागरूक रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही काम आपकी अपनी चैनल ब्रह्मनाथ समाचारों और समाचारों की टिप्पणी के माध्यम से कर रही है। देश के अंदर की बात करें तो अंदर भी एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को डिस्टर्ब करना है, इसी एजेंडे पर सब काम कर रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे दूसरे प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पीएफआई जैसे अल्पसंख्यकों के ऐसे संगठन हो जो सपना देख रहे हैं कि इस सदी में जब भारत स्वातंत्र्य की सदी का उत्सव मनाएगा तब भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है। उस एजेंडा पर वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, और उसको सपोर्ट कर रही है तुष्टीकरणवादी पार्टियां, जात पात वाली पार्टियां और करप्शन का आधार बनाकर फली फूली हुई पॉलिटिकल पार्टियां। तो दोस्तों, इस परिवारवादी पार्टियों, तुष्टीकरणवादी पार्टियों और जो जनता के बीच में जाकर जात पात फैलाने की कोशिश करते हैं, उन सब का परास्त करने का समय आ गया है। देश के अंदर हिजाब का भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब इस्लाम का एक कंपलसरी कोई मुद्दा नहीं है, इसी तरह से हिजाब को स्कूलों में उन्होंने पाबंदी कर दी थी और स्कूल यूनिफॉर्म कोड को उन्होंने सही ठहराया था। दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि वो निर्णय गैर इस्लामिक था, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में पिछले सप्ताह जो फैसला आया, वो भी एक तरह से किसी को भी संतोष नहीं कर सका, क्योंकि एक हिमांशु गुप्ता जी ने कहा कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, वहीं दूसरे जजिस साहब ने कहा कि ये चॉइस का मामला है और चॉइस की हमें संवैधानिक तौर पर छूट मिली हुई है। लेकिन अभी ये जो हिजाब का केस है, वो उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसको हमें पहचानना चाहिए। एक्चुअली कर्नाटक राज्य के एजुकेशन एक्ट में 133/1983 का एक एक्ट है, जिसके अनुसार स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म ड्रेस का नियम है। ये स्कूल की ही बात थी, जिसको अल्पसंख्यक लोगों ने बहुत बड़ी बात बना दी। हमने ये नहीं कहा है संविधान में कि वो कहीं भी बुर्का या हिजाब नहीं पहन सकती, लेकिन स्कूल और जाहिर ऐसी संस्थाएं हो जहाँ पर एक साथ सब काम करते हो और जहाँ ड्रेस कोड हो, वहाँ तो ड्रेस कोड के अनुसार चलना ही चाहिए। तो ये नियम संविधान की कलम 19, 21 और 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार और चॉइस पसंद करने का अधिकार नागरिकों को देता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में लाई गई और सुप्रीम कोर्ट का ये चुकादा हम सब ने देखा और सुना। दोस्तों, भारत एक बहुविध धार्मिक मान्यताओं और सभ्यताओं, जातियों, संस्कृतियों और बोलियों का देश है। देश का संविधान सबकी खबर रखता हुआ सबको एक तरह का अधिकार देता है और जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं।
एक अकेली सभ्यता है दुनिया में भारत की, जो सारे उसकी विविध जातियों को एक ही अधिकार देती है और एक समान मानती है। दुनिया में दोस्तों ऐसा कोई देश नहीं है, खुद अमेरिका भी इतना बड़ा और इतना सशक्त होकर भी इस बात में, उदारतावाद में हमसे कहीं दूर पीछे दिखता है। तो इसीलिए ये भारत के जो सोच और विचार है वो हम कह सकते हैं कि वो अपनी हमारी जो बुनियादी सनातन मानवतावादी शांतिवादी हिंदू संस्कृति की देन है। और ऐसा भारत हमें सब लोगों को मिलजुल कर बनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अब हिजाब का हम इतिहास देखें तो हिजाब एक प्री इस्लामिक व्यवस्था थी, यानी कि इस्लाम आने से पहले भी हिजाब था। जैसे सुन्नत नमाज वगैरह वो सब प्री इस्लामिक व्यवस्थाएं थी। जुडाइज़म में भी थी और क्रिश्चियनिटी में भी थी, यानी कि ये जो मध्य पूर्व से निकले ये तीनों और अरब से निकले इस्लाम में, सबको ये पुरातन काल से चली आई हुई अपनी मान्यताएं थी और अपने रीति रिवाज थे। एक तरह से ये सारी परंपराएं पहले से ही मौजूद थी, इस्लाम आने से पहले भी। जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया, मध्य पूर्व में गया, अफ्रीका में गया, मध्य एशिया में फैलता गया, वैसे वैसे ये परंपराएं वहाँ पहुँची और वहाँ भी उसका थोड़ा बहुत अमल हुआ। लेकिन पहले ये बुर्का या हिजाब सिर्फ कुलीन घरानों की पहचान थी। कुलीन घराने थे वही उसको प्रचलन में लाते थे, बाकी आम नागरिक और आम नागरिक की महिलाएं तो उन पर कुछ ध्यान नहीं देती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इजिप्ट में एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था शाहवाह। वहीं से फंडामेंटलिस्ट लोग पैदा होने लगे और फंडामेंटलिज्म विचारों का प्रसार हुआ। दोस्तों हिजाब के 5 प्रकार है: हिजाब, निकाब, बुर्का, खिमार और साइला। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि ये मजहब में अनिवार्य नहीं है। कुरान शरीफ में सिर्फ खिमार की बात कही गई है। अरबों की विभिन्न जातियों में महिलाओं और औरतों को कभी वो अधिकार नहीं मिले थे जो हमारी संस्कृति में थे। जब लड़की वहाँ पैदा होती थी तो अरब में उसको जिंदा नहीं रहने दिया जाता था और उसको मार डाल दिया जाता था। दोस्तों औरतों की वहाँ इतनी बेइज्जती थी कि औरतों को जन्नत का अधिकारी भी नहीं माना जाता था। औरतें कभी जन्नत में नहीं जाएगी, ऐसी एक हवा प्रचलित थी वहाँ पर। 1960, 1970 और 1979 में मुस्लिम देश ईरान में एक हिजाब वाला कानून लाया गया। उस समय भी उसका घोर विरोध हुआ और आज भी जब महसा अमीनी नाम की एक प्रगतिशील महिला की पुलिस हिरासत में मौत हो गई तो उनके बाद पूरा ईरान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम देशों की, जहाँ जहाँ मुस्लिम देश है वहाँ वहाँ की महिलाएं जागरूक हो गई। महसा अमीनी एक मिसाल बन गई और महिलाओं ने आगे आकर सरेआम बुर्खाओं को आग लगा दी। और ये बुर्खाओं को आग लगा दी नहीं गई थी बल्कि वो परंपरा और उस विचारों के सामने भी ये विद्रोह था। ये एक जनतंत्र शक्ति एक उभर रही है दोस्तों, ये हमें समझना चाहिए। जैसे जैसे जनतंत्र जागृति और ज्ञान बढ़ता जाएगा, एजुकेशन बढ़ता जाएगा, जागृति आती जाएगी। आज मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक है। जरा देखिए पिछली बार जो कांग्रेस बात कर रही है आज महिलाओं की, उन्होंने क्या कहा था। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था, संविधान में तब्दीली कर दी थी और महिलाओं के जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार जो उन्होंने दिए थे वो शाह बानो के केस में कांग्रेस ने वापस ले लिए थे और महिलाओं को
पुरुषों की कैद में डाल दिया गया था, या परंपराओं की कैद में या ऐसे पुराने ख्यालों की कैद में डाल दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा रिएक्शनरी कदम था और देश की राजनीति पर उसके बहुत बड़ी असर हुई। आज महिलाएं आज़ाद है, आज महिलाएं अपना फैसला कर सकती है, लेकिन हमें दुख होता है कि महिला शक्ति के इस प्रगतिशील जो बातें हैं उसमें भारत के मुस्लिम संगठन धर्मांध संगठनों के सामने नतमस्तक हो गए हैं, हार गए हैं, मौन है। और ये मौन जो है वो पाप हो जाता है। जब सत्य के साथ हम खड़े नहीं रहते हैं तो वो पाप हो जाता है। परिवारवादी पार्टियां, तुष्टीकरण वाली पार्टियां, ये कभी जनता के हक में नहीं बोल पाएगी, क्योंकि वो तो जनता को जितने अंधकार में रहे उसी में उसका हित है। तो जागो भारत जागो। जात पात और परिवारवादी पार्टियों के इस षड्यंत्र को हम नाकामयाब करें। मुस्लिम अलगाववादी संगठन जो शाहीन बाग से हम जिसका एक प्रयोग देख रहे हैं, वो आज भी भारत की विभिन्न परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं। और अलगाववादी और कट्टरवादी संगठन जो हैं वो अल्पसंख्यक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और ब्रह्मनाथ आपसे अपील करता है कि इनके बारे में आप सजग रहिए। साधारण प्रश्न को जातिवादी उभार देकर उभारना और जैसे तैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करना या उसके विकासशील एजेंडा को किसी भी तरह से गतिरोध करना, यह हमारी बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों की एक नीति बन गई है जो हमें समझनी पड़ेगी। वो जनता के खिलाफ की नीति है, वो गरीबों के खिलाफ की नीति है और वो ज्ञान के मार्ग में भी बहुत अवरोध रूप है। हम नया भारत देखना चाहते हैं, नया विकासशील भारत जिसमें हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर अपने वतन को आगे गुलजार बनाएं। ऐसी हमें सोच रख के आगे बढ़ना है। याद रखिए, हमारे पीछे और आगे, भीतर और बाहर हमारे शत्रु लगे हुए हैं। वो शत्रु भारत को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी लोकशाही, अपनी संविधान और अपने सनातन वैचारिक मूल्यों और संस्कृति के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उस कुर्बानी के लिए तैयार है। ऐसी मक्कम उसको हमारे एक लोखंडी शक्ति के कारण उनको ऐसी आवाज़ जानी चाहिए कि हम सब एक हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस दरमियान एक अच्छी खबर और भी आई, जहां चीन के अंदर उसकी कांग्रेस का अधिवेशन एक आध दो रोज में मिलने वाला है, वहां ये भी खबर आई कि चीन आर्थिक संकटों से गिर गया है। चीन के अंदर वहां की प्रजा ने एक तरह से विद्रोह का नारा बुलंद कर दिया है। वैसे ही पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक देश बताकर जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उसको खुली कर दी है। अब देखना यह है कि जो बाइडेन पाकिस्तान अगर भयानक देश है तो उसको काबू करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्या उसको सपोर्ट करेंगे, क्या उसको पैसा देंगे, क्या उसको हथियार देंगे, या पाकिस्तान को में फिर से लोकशाही आए ऐसे कदम उठाएंगे। और न वहाँ की आर्मी को सपोर्ट करेंगे, न वहाँ के ऐसे नेताओं को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो दोस्तों, आज तो बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम मिलेंगे कोई नई सोच और नए विचार के साथ। लेकिन आपसे फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मनाथ से जुड़िए, आप नरेंद्र मोदी विचार मंच के साथ भी जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिजनों में भी आप ब्रह्मनाथ को पहुंचाएं। लेकिन जाते जाते वंदे मातरम में आज हम बात करेंगे
भारत की सांस्कृतिक विरासत उज्जैन महाकाल मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसी एक कहानी रच दी। जिस जगह प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत उत्साह से काम करते हैं और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो प्रतिष्ठान और भी मजबूत हो और भी अच्छे हो और भारत का नाम उससे ऊंचा हो। तो आइए देखते हैं वंदे मातरम में महाकाल उज्जैन में रचा गया इतिहास और उत्सव। हमें यहीं से आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल।